जो अपने हाथों से चिता सजाकर अपनी पत्नी, बहन, माँओं, बेटियों और बच्चों को जीवित अग्नि में डाल रहा है, तो फिर वो बहुत वैयक्तिक, बहुत पर्सनल हो जाती है। आज के परिप्रेक्ष्य में तो डेफिनिटली ये गौरव गाथा है, क्योंकि हमारे पुरखों ने हमें बिल्कुल स्पष्ट, बिना किसी कन्फ्यूजन, बिना किसी दुविधा के स्पष्ट संकेत, स्पष्ट मैसेज दिया कि इस्लामी आक्रमण के आगे समर्पण नहीं करना है, क्योंकि हमें भोगदासी नहीं बनना है। हम मरते मर जाएंगे, लेकिन हम भोगदासियां, सेक्स स्लेवरी नहीं करेंगे। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज 7 बजे याद कीजिए, या आपको याद दिलाता हूँ मैं, 25 फरवरी 1568। 25 फरवरी 1568 एक अति सहिष्णु मुगल बादशाह चित्तौड़ पर घेरा डाले बैठा हुआ है। और उस दिन जब साधन समाप्त हो गए और जब ये दिखा कि किसी भी प्रकार इस अत्याचारी नृशंस मुगल बादशाह से पार पाना संभव नहीं है, तो 10,000 वीरांगनाओं ने जौहर किया और उनके पतियों ने साका किया। जौहर के साथ साथ साका होता है, आप जौहर स्त्रियां करती हैं, साका पुरुष करते हैं। 25 फरवरी 1568 को फिर उसके बाद उस सहिष्णु बादशाह अकबर ने, जब ये जौहर और साका पूरे हो गए और वीरांगनाओं ने और वीरों ने अपना बलिदान दे दिया, तो उसके बाद वो चित्तौड़गढ़ में दाखिल होता है, उसमें प्रवेश करता है और 30,000 निरपराधों की हत्या करता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू और डॉक्टर रजत मित्रा। ओमेंद्र जी ने इन 40,000 पुण्यात्माओं का 25 फरवरी 2021 को चित्तौड़गढ़ जाकर तर्पण किया। आइए उसका एक वीडियो देख लेते हैं। बोलिए सतियों और सूरों की, सतियों और सूरों की। चारण कुल से सब चारण और राजपूत स्त्रियों की तरफ से उनकी स्मृति में, उनकी पुण्य स्मृति में अर्पण करता हूँ और महादेव के चरणों में अपने समस्त पुण्य अर्पित करता हूँ कि यदि एक भी आत्मा अभी मोक्ष को प्राप्त नहीं हुई है तो महादेव कृपा करें और इन देवियों को, समस्त चारण, राजपूत तथा प्रत्येक हिंदू कुल की स्त्री को मोक्ष प्रदान करें।
ओमेन जी, ये जो गाथा है इसको आप एक कारुणिक गाथा मानते हैं या एक गौरव गाथा? समाज के स्तर पर तो ये एक गौरव गाथा है संजय सर, लेकिन उन पुरुषों ने जिन्होंने अपनी पत्नी, अपने बच्चों को जिंदा चिता में समर्पित किया होगा, हम कुछ क्षणों के लिए उस भयानक कष्ट को अगर कल्पना भी करें और अपनी चेतना को यदि उधर पुनर्स्थापित करें उस पुरुष के हृदय में जो अपने हाथों से चिता सजाकर अपनी पत्नी, बहन, माओ, बेटियों और बच्चों को जीवित अग्नि में डाल रहा है, तो फिर वो बहुत वैयक्तिक, बहुत पर्सनल हो जाती है। आज के परिप्रेक्ष्य में तो डेफिनेटली ये गौरव गाथा है, क्योंकि हमारे पुरखों ने हमें बिल्कुल स्पष्ट, बिना किसी कंफ्यूजन, बिना किसी दुविधा के स्पष्ट संकेत, स्पष्ट मैसेज दिया कि इस्लामी आक्रमण के आगे समर्पण नहीं करना है, क्योंकि हमें भोगदासी नहीं बनना है। हम मरते मर जाएंगे, लेकिन हम भोगदासियां, सेक्स स्लेवरी नहीं करेंगे। और जैसे कि आपसे ही सीखा है, टाइम का कॉन्सेप्ट हमारे धर्म में साइक्लिकल है, तो फिर जन्म ले लेंगे, फिर अपने पुण्यों का परिमार्जन कर लेंगे, फिर एक जीवन जी लेंगे, लेकिन अधर्म की स्थापना में अपनी कायरता का कोई योगदान नहीं देंगे। जीवन शाश्वत है, चोला बदलता रहता है। यह अमर संदेश हमारे पुरखों ने साका और जौहर की जो एक श्रृंखला पूरी, 1 दर्जन से अधिक बड़े बड़े साके राजस्थान में हुए, जिसमें कि ये 1568 का जो साका था ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसकी गूंज शताब्दियों तक सुनाई दी। और इसके फलस्वरूप मेवाड़ और मुगलों के बीच में जो कुछ संधि होने की जो संभावना भी थी, वो प्रताप, अमर सिंह जी, करण सिंह जी सबने समाप्त कर दी। ये सबसे नृशंस हत्याकांड था, ये सबसे दुर्दांत हत्याकांड उस हत्यारे का, अकबर का था। और ये हिंदू एनल्स नहीं कह रहे हैं, ये अबुल फजल जिसने की अकबर की हिस्ट्री लिखी है, ये जो इस्लामी हिस्टोरियंस है वो लिख रहे हैं। तो हमारे पुरखों की ये महान गौरव गाथा है, और जो एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक संदेश हमें मिला कि मृत्यु भी आ जाए तो स्वीकार है, लेकिन एक म्लेच्छ विचार की दास्ता हमें स्वीकार नहीं है। ये अमर संदेश है मेरे लिए। मैं आता हूं डॉक्टर रजत मित्रा के पास। रजत जी, ये एक महान गौरव गाथा है, मैं सहमत हूं ओमेन जी से, लेकिन इसका जो संदेश वर्तमान युग में है, वो संदेश मुझे कहीं थोड़ा क्षीण सा हो गया लगता है। आपने तो इस ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा का जो विषय है, इसकी तो बहुत आपने गहन अध्ययन किया है, आप इसको किस प्रकार देखते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो मेरा एक पर्सनल जो है संस्मरण है। मेरे पिता जी जो थे वो शिक्षक थे और वो एक इतिहासकार भी थे। तो उनके साथ जब मैं स्कूल में था तब वो मुझे चित्तौड़ ले गए थे, और वहाँ पे काफ़ी देर तक जो है हम पूरा परिवार गए थे। तो हम वहाँ पे बैठे रहे, मेरे पिताजी बैठे रहे। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ तो जो है, मैं 10 या 12 साल का था उस वक्त, तो यहाँ तो देखने के लिए तो कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ इतनी देर बैठे क्यों हैं? तो उन्होंने मुझे वहाँ पे अपने साथ बैठाया और कहा कि यहाँ पे बैठ के एक बार कल्पना करो, आज से 500 साल पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, उसकी अनुभूति अपने अंदर डालो। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हें क्या अनुभूति हो रही है? तो मैंने कहा कि एक तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि उन्होंने किया कैसे,
और दूसरा ये भी मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा एक अपने को आग में झोंक देने का अभिप्राय जो था वो क्या था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये अभिप्राय इसलिए था क्योंकि हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में, हमारे हिस्ट्री में जो है हमने स्लेवरी एक्सेप्ट जो है वो नहीं की, राइट। तो ये जो लोग थे जिन्होंने ये ऐसा किया, वो हमें एक ये शिक्षा दे गए हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए कि कभी भी स्लेवरी को एक्सेप्ट नहीं करना, चाहे तुम्हारी मृत्यु जो है वो क्यों ना आ जाए। तो ये मेरे उसके बाद मैं चित्तौड़ नहीं गया, लेकिन ये उनकी जो शिक्षा थी, ये जो उन्होंने मुझे बताया था, ये मुझे बहुत याद रहा। और दूसरी बात जो मुझे आज मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, जो मुझे सबसे अजीब लगती है वो ये कि ये घटना जो है हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे नेशनल कॉन्शियसनेस में नहीं है। तो इसका यही एक तात्पर्य है, यही एक मतलब है कि इसको जो है पूर्ण रूप से दबाने की कोशिश की गई है, ताकि ये जो है हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर, नेशनल कॉन्शियसनेस के अंदर जो है पेनिट्रेट ना करे। जब मैंने इस घटना के बारे में अपने मित्रों के साथ, मैं उनको मित्रों ही कहूँगा, स्कॉलर्स या जो मेरे प्रोफेशन में हैं, जब मैं उनके साथ ये डिस्कस किया है, कई बार ये टॉपिक आया है, तो हमेशा उनका ये ओपिनियन रहा है कि इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं। Those women, they were pushed into the fire. They did not do it on their own. उन्होंने अपने will से, अपने वॉल्यूशन से जो है ऐसा नहीं किया है। तो ये जब मैं उनसे पूछता हूँ कि ये आपको कैसे जो है पता चला कि ये जो है उन्होंने वॉलंटरली नहीं किया है, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा जानबूझ के फायर में जो है थोड़ी ना जंप करेगा, कोई ना वो करेगा। तो मैं जब उनसे इस बारे में पूछता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, तो बात थोड़ी देर बाद जाके खत्म हो जाती है कि उनके पास ये जवाब नहीं होता। उनका यही है कि कोई भी वॉलंटरली जो है अपने ऑनर को जो है वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देगा कि वो जो है जाके अपने को किल कर ले। तो ये जो है फोर्सेबल था, और ये जो है एक नैरेटिव जो है आज बदलने की कोशिश की जा रही है। तो जो आपने कहा कि ये शीन क्यों है, ये शीन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये आज उभर के सामने आ रहा है। शीन ये इसलिए हो गया था क्योंकि इसको दबाने की कोशिश की गई थी, और जिसको हम अपने साइकोएनालिटिक स्टडी में मेमोरी स्टडीज भी कहते हैं, वो हम ये जानते हैं कि जो मेमोरी है और हिस्ट्री है, उन दोनों के बीच में, इतिहास के और यादाश्त के बीच में हमेशा एक स्ट्रगल रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और अभी तक जो है हमारी हिस्ट्री जिन लोगों ने लिखी थी, उन लोगों ने इसको दबाने की कोशिश की, लेकिन आज जो हमारी मेमोरी है वो उभर के सामने आ रही है, और वो जो है इस बात को जो है हमें नेशनल कॉन्शियसनेस में लाना चाहिए कि इस घटना की सच्चाई क्या है, इस घटना का असल तात्पर्य क्या है। ये जो है हर एक स्कूल में हर एक बच्चे को जो है हमें पढ़ाना चाहिए। और जैसा उमेंद्र जी ने भी बताया, आपने भी बताया, गौरव गाथा के रूप में। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमको स्कूल के पाठ्यक्रम में लाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए और इसका एक मनोवैज्ञानिक एनालिसिस जो है वो होना चाहिए कि ये गौरव गाथा क्यों है। तो मैं समझता हूँ कि शीन ये अब तक था, लेकिन ये अब उभर के सामने आ रहा है। जी रजत जी, और जो दर्शक इस समय देख रहे हैं और उनको ये लग रहा हो कि ये किसी प्रकार की अतिशयोक्ति है, तो मैं उन सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे एस.एल. भैरप्पा जी की एक कृति है, कन्नड़ में है, आवरण, और उसका अंग्रेजी रूपांतरण हो चुका है। हिंदी के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। यदि आप उसे पढ़ सकते हैं तो अवश्य पढ़िए। उसमें एक कथा है देवगढ़ के एक राजकुमार की और उसकी पत्नी की। जो राजकुमार किसी प्रकार हत होने से बच गया और वो राजकुमारी किसी प्रकार से
जौहर की आग में जलने से बच गई। और फिर उनका क्या हुआ औरंगजेब के हाथों, उनका क्या हश्र हुआ, उनकी क्या परिणति हुई है, किस प्रकार के उन्होंने, दास्ता तो उसको नहीं कहेंगे, दास्ता तो एक फिर भी जिसको कहें कि एक सभ्य समाज में होती है, उसको कहेंगे गुलामी। और उस गुलामी के क्या आयाम हैं, उस गुलामी के क्या मानक हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप ये कृति भैरप्पा जी आज के आधुनिक युग के ऋषि हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, वह अवश्य पढ़ें। ओबेन जी, आपने पढ़ी है यदि आवरण? मुझे पता नहीं आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैंने पूरी नहीं पढ़ी, कुछ एग्जर्प्ट्स पढ़े हैं संदीप के साथ मैंने, मैं पूरी किताब नहीं पढ़ी है मैंने, मैं स्वीकार करता हूँ और पढ़ूंगा, लेकिन अब आपका निर्देश हुआ ये जो अक्सर ये कहा जाता है, ये बड़ी ये बातें होती है, जैसे रजत जी ने कहा कि ये तो अतिशयोक्ति है और ये सेक्स स्लेवरी क्या होती थी। आप तो जानते हैं इसके बारे में, आप पढ़ा है, ये सेक्स स्लेवरी क्या होती थी, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को भी, इनकी समझ में भी आए कि किस प्रकार के इतिहास जो है हमसे दबा के छुपा के रखा गया है, किस प्रकार की नृशंसताएं और किस प्रकार के अत्याचार जो हैं वो हमारे मार्क्सिस्ट इतिहासकारों ने हमारे तथाकथित स्वतंत्रता के बाद छुपा के रखे हुए हैं, उनके ऊपर पुताई की है। 7वीं शताब्दी में सिंध पर पहला अरब मुसलमानों का आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जिसमें दाहिर कासिम को पीट के भगा देते हैं। फिर कुछ माह बाद वो फिर एक सेना संगठित करके आता है, इस बार सिंध के बौद्धों के साथ मिलकर वो इंडस रिवर को पीछे से पार करके और छद्म युद्ध करके और दाहिर और उनके भाई को मार डालता है। लेकिन जो हिंदुओं और बौद्धों के और उस वक्त जैनों के जो चित्त में बात नहीं थी कि हारे हुए राजा की बेटी और पत्नी को सेक्स स्लेवरी, भोगदासी भी बनाया जा सकता है, वो काम कासिम दाहिर की पुत्रियों से नग्न होकर उनसे पहले तो भोजन सर्व करवाता है और फिर उनको भोगदासी बनाकर अपने खलीफा के पास ईरान, इराक, मेसोपोटामिया जहां भी वो रहता था वहां जाता है। ये हिंदू जनमानस की कल्पना के विरुद्ध थी बात। हिंदू राजा, ऐसा तो नहीं है इस्लाम के आने से पहले हिंदू राजा नहीं लड़ते थे, युद्ध होते थे, सेनाएं लड़ती थी, लेकिन पेजेंट्री, मर्चेंट क्लास, बच्चे, स्त्रियां को उनको नहीं छुआ जाता था। खेत खलिहान, आर्मीज लड़ती थी, जो जीत जाती थी वो दूसरे राज्य को हथियाकर ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता था और बात समाप्त हो जाती थी। राजा अपनी पत्नियों, अपनी पुत्रियों को लेकर के सम्मान से दूसरी जगह चला जाता था या जो भी उसका होता था अंत, लेकिन उसकी स्त्रियों को सेक्स स्लेवरी नहीं करवाई जाती थी। तो भागकर दाहिर का पुत्र 7वीं शताब्दी में महाराणा बाप्पा रावल, चित्तौड़ के जो उस वक्त चित्रदुर्ग कहलाता था, ये मोरी डायनेस्टी से महाराणा बाप्पा रावल ने इसको लिया था, उनको जाके बताता है और बाप्पा रावल को उस क्षण समझ में आ जाता है कि ये कोई साधारण क्रिमिनल्स नहीं है, ये मलेच्छों का जो टोला है ये बहुत वाइल्ड और हिडियस प्लान के साथ आया है। और तुरंत उन्होंने प्रतिहारों के साथ और गुजरात के राजाओं के साथ मिलकर एक हिंदू सेना का निर्माण किया। उसके पूरे रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये भाई लोग जब आते थे तो पहले हमारे रिटन रिकॉर्ड्स को जलाते थे, फिर हमारे मंदिरों में जो शिलाखंडों में हम रिकॉर्ड रखते थे उनको तोड़ते थे, उनका चूरन बना के खाते थे। तो जो भी स्केची हिस्ट्री मिलती है, 2 से 2.5 लाख के बीच महाराणा बाप्पा रावल की सेना थी। जोधपुर, जो आज का जोधपुर है, उसके आसपास मारवाड़ में कहीं भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें अरब अपने एनल्स में खुद लिखते हैं, ये राजपूत और हिंदू एनल्स की बात नहीं कर रहा, अरब लिखते हैं हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली, वो हाल किया हमें हमारा बाप्पा रावल के राजपूतों ने। और बाप्पा रावल इनको पीटते हुए ईरान तक छोड़ के आए। कासिम को, ही चेज्ड कासिम टू अरेबिया, आते वक्त हर 150-100 किलोमीटर पर वो चेक पोस्ट बनाकर आए और उस महापुरुष बाप्पा रावल के कारण हम 500 वर्षों तक
1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन में जब पृथ्वीराज चौहान की हार होती है मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के द्वारा, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक 500 साल हम बापा रावल के कारण सुरक्षित रहते हैं। उनके 3 पुत्र थे, 3 वंशज हुए, खुमान 1, 2 एंड 3 और शक्ति कुमार, ये मुख्य राजा थे। महमूद नाम का एक हत्यारा 9वीं शताब्दी में भी आया था, जिसको खुमान 2 ने कंक्लूसिवली पराजित किया। और पराजित होने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई इनविंसिबल होते हैं। कितने लोग हमारे मारे जाते थे, कितनी स्त्रियां विधवा होती थी, कितना धन का अपव्यय होता था। और उसके बाद जब 1192 में पृथ्वीराज की हार हुई, पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई, उनकी हत्या की गई। मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन अभी मुझे इसका प्रामाणिक नहीं मिल रहा है, कि जो संयोगिता का हाल किया था इस अजमेर के तथाकथित सूफी ने, ऐसा सुनने में आया है। मैं अभी प्रामाणिक तौर से नहीं कह सकता हूं कि संयोगिता के साथ तहर्रुश हुआ था, यानी पूरी आर्मी ने उस बेचारी महिला का बलात्कार किया था और उसको बोटी बोटी करके मारा था। ये इस बात हिंदू समाज को पूरी तरह से पता चली। तो उसके बाद जो भी साके हुए, 1301 में महारानी पद्मिनी ने साका किया अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए, बहादुर शाह से बचने के लिए रानी कर्मावती महाराणा सांगा की जो पत्नी थी उन्होंने किया। तीसरा साका चित्तौड़ का, उसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं। तो ये हमारे पुरखों को अच्छी तरह पता था कि यदि इनके हाथों में पड़े तो भोग दासियां हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां और हमारी महिलाएं बनेंगी। उसकी स्थान पर इन्होंने मृत्यु का वर्ण करना उचित समझा। अंतिम बात इस बारे में बता दूं, जो रजत भाई साहब को भी पता होनी चाहिए, कि अग्नि में जलना ही क्यों? ये कटार भी मार सकते थे खुद को, जहर भी खा सकते थे, एक सरल तरीका चुन सकते थे आत्महत्या का, लेकिन ये आत्महत्या थी नहीं, ये एक स्टेटमेंट था, ये एक विरोध था इस्लामी आक्रांताओं के विरोध में। तो वो स्टेटमेंट होना चाहिए था कि हम जलती जल गई, जीवित जली। और हमें उस वक्त नेक्रोफिलिया के बारे में भी पता था कि मरने के बाद उस शव के साथ भी संभोग किया जा सकता है। इतने इतने गिरे हुए लोगों से हमारा पाला था। तो हमारी महान पूर्वजों ने, नारियों ने ये कहा कि तुम्हें हमारा मरा हुआ शरीर भी नहीं मिलेगा। ये कारण था कि हम जो स्त्रियां, हमारे पुरखे जो थे, वो जीवित अग्नि में प्रवेश कर गए। ये लेवल ऑफ सैक्रिफाइस, ये तकलीफें, ये कष्ट हमारे पुरखों ने 1400 साल उठाए हैं। जी के पास रजत जी, ये जो घटनाएं हैं आज के युग में, इनको यदि हम प्रतिष्ठित करते हैं तो आपको क्या लगता है, ये एक ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा बनेगा या ट्रांस जनरेशनल इंस्पिरेशन बनेगी? जो ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा होती है वही इंस्पिरेशन भी होती है। जो जिसको हम, मतलब ये दोनों ऑपोजिट या पोलराइजिंग टर्म्स नहीं हैं। जो हमारे पूर्वज, जो अभी उमेंद्र भाई बता रहे थे अभी, कि हमारे पूर्वजों में ये एक शक्ति थी कि वो अपने को, दे कुड डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम देयर बॉडी, दे कुड ट्रांसेंड देयर बॉडी। और जो हमारे इस आज जो हमारे इसमें हुआ है, हमको ये कल्पना करना बहुत मुश्किल होता है कि हाउ कैन वी डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर बॉडी and we go over, and how can we place honor over everything else? जो हमारा honor है उसको हम सबसे ऊपर कैसे जो है रखते हैं। तो जब हम इसको समझते हैं कि जो उन्होंने किया, उनके वैल्यूज उस वक्त जो है क्या थे, जिसकी वजह से उन्होंने किया, तो ये अवश्य ही जो है ये ट्रांसजेनरेशनल ट्रॉमा जो है, ये इंस्पिरेशन का काम जो है वो करेगी। इसके बारे में मुझे कोई भी जो है संदेह नहीं है। राइट, वो इसलिए कि अगर ये सही तरीके से अगर हम इसको पढ़ा सकते हैं, अगर हम इसको सही तरीके से अपने बच्चों को एजुकेशन दे सकते हैं। आपको मैं एक पुस्तक के बारे में बताता हूँ। पुस्तक का नाम है द लास्ट ऑफ द जस्ट। शायद पता नहीं आपने सुना है या नहीं, या पढ़ी वो है या नहीं, लेकिन मैं अवश्य आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको पढ़ें। ये जूइश हिस्ट्री के ऊपर है, और उसमें जो जूस के ऊपर जो ट्रॉमा है, जो वो उससे गुजरे हैं, इसके बारे में इसका डिटेल जो है वर्णन है।
और ये पुस्तक जो है, हम बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मैं जूइश साइकोलॉजिस्ट के साथ, जिनके साथ मैंने जो है इसके बारे में बात की है, वो कहते हैं कि जब हम इस ट्रॉमा के बारे में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो ये जो है, ये इसने जूइश समाज को एक कलेक्टिव में, यूनिट में जो है वो बांट दिया है। सो ट्रॉमा, रिमेम्बरेंस ऑफ ट्रॉमा, इट यूनाइट्स अस, इट डज नॉट फ्रैगमेंट्स अस। और जो हमारे हिंदू समाज में इस वक्त बहुत आवश्यक है, जो अभी इस वक्त प्रेजेंट नहीं है, वी डू नॉट कॉमेमोरेट ट्रॉमा, वी डू नॉट रिमेम्बर द ट्रॉमा कलेक्टिवली। और अगर हम देखें कि हमारे पूरे भारतवर्ष में जो है एकाधिक स्थल ऐसे हैं विच हैव अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। अगर मैं राम जन्मभूमि का स्थान देखता हूँ, that to me is a place which is a traumatic place. It has got a trauma associated with that. अगर मैं सोमनाथ मंदिर को देखूं, that's a traumatic place. अगर मैं भारत में सैकड़ों हजारों की संख्या में जो मंदिर हैं जहां जिनको ध्वंस किया गया, जो यूनिवर्सिटीज हैं जो ध्वंस किया गया, चाहे वो मार्तंड मंदिर हो एक तरफ, या विश्वविद्यालय हो जिनको मुस्लिम इन्वेडर्स ने डिस्ट्रॉय किया, दे आर ऑल प्लेसेस ऑफ ट्रॉमा। और मैं जो देखता हूँ कि जो हमारा इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो ट्रॉमा के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ाया जाता। तो इतिहास अगर हमारा, और अगर हमारे बच्चे जो है जब इतिहास पढ़ते हैं, उनको ट्रॉमा के बारे में कुछ पता ही नहीं होता कि हमारे पूर्वजों ने जो है कितना ट्रॉमा किया है। अगर हम उसका 1/10 भी जो है हम अपने बच्चों को एक्सप्लेन करें और हम उनको बताएं, तो इट विल चेंज द माइंडसेट। ये जो हमारा मनोविज्ञान है वो पूरी तरह से जो है, वो मुझे पूरा आश्वासन है कि वो बदल जाएगा। अगर हम दूसरे देशों के भी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखें, जैसे नेटिव अमेरिकन का देखें, माओरीज का देखें, ऑस्ट्रेलिया में अबॉरिजिनीज का देखें, वो अपने ट्रॉमा को कॉमेमोरेट करते हैं, वो अपने ट्रॉमा को कलेक्टिव होकर रिमेम्बर करते हैं। जैसे मैं अभी अमेंद्रो भाई को देख रहा था, वो अपने साथियों के साथ जा रहे थे और मेरा मन कर रहा था कि मैं भी वहां होता, काश, और मुझे आशा है कि अगले साल जब वो जाएं तो मुझे बता दें, मैं अवश्य आऊंगा। तो ये कलेक्टिवली जो है हमको कॉमेमोरेट करना चाहिए अपने ट्रॉमा को, तो उससे इंस्पिरेशन ऑटोमेटिकली विल बी अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी ओमेन जी, चित्तौड़ के इतिहास के बारे में बात कर लें, मेवाड़ के इतिहास के बारे में बात कर लें, तो चित्तौड़ के इतिहास में भी जो पहला साका है रानी पद्मिनी वाला, वो अधिक जाना जाता है। जबकि यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो मेरे विचार से जो तीसरा जौहर और तीसरा साका है, ये आपके 1568 वाला, ये अधिक महत्वपूर्ण इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये कार्य एक ऐसे व्यक्ति ने किया जिसको हमारे जो भी इतिहासकार हैं उसका महिमा मंडन करते हैं एक सहिष्णु सम्राट बताकर। आपको लगता है कि इतिहास का इससे ज्यादा दूषितीकरण नहीं हो सकता? मेरा तो मंतव्य है संजय सर कि किसी न किसी दिन हमें एक इंक्वायरी कमीशन बिठाना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हुआ कि इस तरह से हिंदुओं की हत्यारा, जिसको अकबर निशंस हत्यारा, अकबर द डिबॉच कहता हूं मैं, तो क्यों अकबर द ग्रेट कह के हमारे बच्चों को पढ़ाया गया, ये कैसे हुआ? इस पर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनको उसको दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि तथ्य तो हमारे सामने है। तीसरे साका में 40,000 लोग मिले, ये तो कोई मेवाड़ के एनल्स नहीं कह रहे, ये तो अकबर का जो हिस्टोरियन अबुल फजल है वो कह रहा है। उसको भी छुपा गए, यानी उसको भी तभी कोर्ट किया जहां आपकी सुविधा हो। बाकी जहां पर वो बेचारा ईमानदारी बरत रहा था, कि असलियत बता रहा था, कि स्वयं अकबर के जनरल, जिसमें 2 हिंदू जनरल्स थे, भगवान दास जयपुर का और टोडरमल, उन्होंने जब निशंस बच्चों को भालों पर घुमाया है उसकी आर्मी ने, और आधे वॉरियर्स तो राजपूत थे ना, उस साके की लड़ाई में जो मुगल की तरफ से आए थे, जयपुर के राजपूत थे, तो उन्होंने तो हथियार नहीं उठाए, उन्होंने तो अपने सहोदरों को नहीं मारा। तो उन्होंने प्रश्न किया कि ये आप क्या कर रहे हैं, निरपराध लोगों को मत मारे।
वो उस वक्त एक ट्रांस में चला गया और उसने कहा कि मेरे को दरवेश के दर्शन हो रहे हैं और मुझे तुम रोको मत, जाओ मेरे से मीठी मीठी बातें करके मेरा दिल मत भरमाओ, ये कहता है वो आदमी। नंबर 2, अकबर ने नवरोजे नाम की एक प्रथा का प्रपोजल दिया था, किया तो नहीं था उसने, कि हर राजपूत राजा की पत्नी पहले 9 दिन उसके हरम में बिताएगी। उसको नवरोजा है, राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत कॉमनली बताई जाती है। लेकिन जयपुर के राजपूत भी रिवोल्ट पर आ गए थे कि अगर आप ये करेंगे तो गृह युद्ध छुड़ जाएगा, तो वो पीछे हट गया। इस तरह का कैरेक्टर था उस आदमी का। तीसरी बात, अकबर के बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि वो अपने शत्रुओं को जिस तरह से खाल में छिड़वाकर मरवाया करता था, वो खाल में जिंदा सिलवाया था, और जो उसके पॉलिटिकल राइवल्स होते थे, राजनीतिक शत्रु होते थे, उनके कपड़ों में जहर या उनके भोजन में जहर दिया करता था। तो बाय थ्योरी ऑफ नेचुरल जस्टिस इस आदमी ने मान सिंह जी, जो कि जयपुर के राजा थे और इसके लिए प्रताप से लड़े थे हल्दी घाटी के युद्ध में, मान सिंह से, जो क्योंकि इसके बेटे का सलीम को ये राजा बनाना चाहता था, मान सिंह जी उसके बेटे खुसरो को बनाना चाहते थे, वो कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। मान सिंह जी को जहर वाला खाना इसने तैयार करवाया, लेकिन ये खुद जहर गोले खाने को खा गया गलती से, हमारे सौभाग्य से। ये बात टॉड ने अपने एनल्स में लिखी है और टॉड बूंदी के रिकॉर्ड्स का हवाला देता है कि बूंदी के रॉयल एनल्स में ये बात रिकॉर्डेड है। इस तरह के दुर्दांत, घटिया, निम्न कोटि के व्यक्ति को, जो जिस जिंदगी भर जिसने स्वामी भक्ति करके इसका साथ दिया, उसको जहर खिला रहा था, और 40,000 निरपराध लोगों को एक दिन में जो मारता है, वो आदमी हमारे बच्चों को महान करके पढ़ाया जा रहा है। मेरे विचार से जिन ऐतिहासिक लोगों ने, जिन थापर्स ने और जिन इरफान हबीबों ने ये इतिहास लिखा है, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए और उन्हें ये झूठ प्रसारित करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि लाइज हैव कॉन्सिक्वेंसेस, लाइज हैव हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेस टू बी बोर्न बाय द विमेन, the children and the weakest sections of the society. जी रजत जी, एक बार पुनः आपसे मैं उसी प्रश्न को थोड़ा सा प्रकारांतर से पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्रेरणादायी स्मृतियाँ हैं, और ये प्रेरणादायी स्मृतियाँ आपका मानना है कि यदि हमारे बच्चों के सामने लाई जाए तो उनका जो चरित्र निर्माण है वो कुछ दूसरी तरह से हो सकता है, और उनमें जो एक विस्मृति जानबूझ के डाली जाती है, हमारी एनसीईआरटी की किताबें भी यही करती हैं, और जिसके विरुद्ध भी एक आंदोलन चल रहा है। और हमारे जो मार्क्सिस्ट इतिहासकार हैं उन्होंने तो किया ही है, उन्होंने तो अपनी पूरी रोजी रोटी इसी पर चलाई है, और जो तथाकथित जिसको हम सेक्युलरिज्म बोलते हैं, उसका कोई हिंदी इक्विवेलेंट मैं पाता नहीं हूँ, इसलिए मैं उसको सेक्युलरिज्म ही कहूँगा। तो ये जो सेक्युलरिज्म का नैरेटिव है, इसको पार पाने के लिए आप क्या सोचते हैं कि इस प्रकार की जो गाथाएं हैं उनको सामने लाना चाहिए और सेक्युलरिज्म का नैरेटिव हमें तोड़ना है, तो उसके लिए मनोवैज्ञानिक रूप से आप कैसा सोचते हैं, किस प्रकार से किया जाना चाहिए? इस घटना को मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी अध्ययन किया है, और मैं समझता हूँ कि अगर हम दुनिया के बाकी देशों में जहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, अगर उनका अध्ययन करें तो हमें बहुत से जो है ऐसे हिंट्स मिलेंगे, ऐसे टिप्स मिलेंगे जिससे जो है इन्होंने अपने को बदला है। अगर हम अपने हिंदू समाज को देखें तो हमारे समाज के अंदर एक वर्ग, और वो काफ़ी बड़ा वर्ग था, जिसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन विद द एग्रेसर, जिन्होंने एग्रेसर के साथ जो है आइडेंटिफाई करना ही जो है उचित समझा। जैसे हमारे ये जो राजा थे अकबर, इनके ये मालूम है हर एक को कि उन्होंने 30,000 लोगों का जो है वो इतने निशंस रूप में जो है इनका संहार किया था, बट स्टिल a portion of our Hindu community choose to identify with the aggressor, because ये हमारे, और ये बहुत जो है दुख की बात है
कि ये सदियों से जो है हमारे साथ चला आ रहा है कि a portion of us have chosen to identify with the aggressor। और हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे आपने इन इतिहासकारों का नाम बताया और बाकी लोगों का नाम बताया, इन्होंने जो है इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज और अ ट्रांसफॉर्मेशन, इन्होंने उन लोगों के साथ जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए अपने को आइडेंटिफाई करना जो है उचित समझा। तो ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हर समाज में जो है एक वर्ग होता है जो एग्रेसर के साथ आइडेंटिफाई करता है और उनकी जो थिंकिंग होती है, उनकी जो फीलिंग होती है, उसको अब्जॉर्व करके हम अपनी थिंकिंग, अपनी फीलिंग जो है बना लेते हैं। और आज जो है हिंदू समाज एक स्टेट में है जब वी आर अंडरगोइंग जो जिसको मैं कहूँगा एक सेपरेशन फेज। हम मेंटली अपने एग्रेसर्स के साथ जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए, आज जो है हम मेंटली सेपरेट हो रहे हैं। और ये एक बहुत बढ़िया, टेक्टोनिक शिफ्ट, ये बहुत एक बढ़िया। जिसे ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट जो है हमारे समाज में आज आ रहा है। और उससे जो मैंने जैसे आपको बताया कि मेमोरी और हिस्ट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और मेमोरी तब मतलब उभर के आती है जब जो है समाज में एक टेक्टोनिक शिफ्ट सा आता है, समाज में एक परिवर्तन आता है, राइट। जो हमारे समाज में आज परिवर्तन आ रहा है पिछले मैं कहूँगा 5-6 सालों में जो ये आ रहा है और जो अभी एम्पलीफाई हो रहा है, जो बढ़ रहा है, इससे हमारी अंदर की जो मेमोरी है, जो कलेक्टिव मेमोरी है, वो सामने आ रही है और जो हमारे सामने का इतिहास है उसको चैलेंज कर रही है। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जब भी समाज में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आता है तो इंसान के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर, ग्रुप्स के अंदर वो मेमोरी उनकी जो हिडन होती है, जो दबी हुई होती है, वो सामने आती है और वो एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री को चैलेंज करती है, कन्फ्रंट करती है जो हो रहा है। और इसमें जो है आम लोग, जैसे ओमेंद्र भाई डॉक्टर हैं, मैं मनोवैज्ञानिक हूँ, हम इतिहासकार नहीं हैं, आप भी इतिहासकार नहीं हैं, लेकिन हम इतिहास को चैलेंज कर रहे हैं। और ये हम पहले नहीं हैं। गुड पॉइंट, विश्व यस। के विश्व के दूसरे देशों में आप देखेंगे कि जो नैरेटिव्स में चेंज आए, जो मेमोरी को सामने रख के एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री व्हेन इट कोलैप्स, वो साधारण लोग लाए, वो इतिहासकार नहीं लाए और वो लाएंगे भी नहीं। तो इस बात से आप वो रहिए कि हमारे देश में, हमारे भारत में आज जो ये परिवर्तन आ रहा है वो साधारण लोगों से, जिनका इतिहास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, अध्ययन के रूप में, जिन्होंने अपना ये एक पर्सनल मिशन बनाया है। मैं मनोविज्ञान छोड़ के ये कर रहा हूँ, ओमेंद्र भाई अपनी डॉक्टरी छोड़ के जो है अपने इतिहास को वो कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी का, अस्तित्व का सवाल है। तो ये सिर्फ और अगर मैं ये घटना का एनालिसिस करूं, विश्लेषण करूं, तो मैं देखूंगा कि ये विश्व के बाकी देशों में भी जहां पे मेमोरी और हिस्ट्री का क्लैश हुआ है, द सेम फेनोमेना हैज गॉन इन एंड और वही घटना जो है आज हमारे साथ हो रही है। हमको इस घटना को एम्पलीफाई करना है, बढ़ाना है। तो इसीलिए मैं जो है ये समझता हूँ कि आज पूरा ये जो आवश्यक है कि हम दो चीजें करें। एक ये कि सिर्फ फैक्ट्स को ही सामने नहीं लाएं, उसके साथ जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हमारी कल्पना करने की शक्ति है, जो जैसे आपने आवरण नॉवल का बताया या बाकी नॉवेल्स का बताया, इससे एक कल्पना में जो है इंसान के चेंज आता है, एक परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन की जरूरत होती है। अगर हम देखें कि दुनिया में जहाँ पे बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं वो पुस्तकों से आए हैं। अगर हम सोवियत रशिया का देखें तो अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन के बुक से या डॉक्टर ज़िवागो के बुक से जो है उस समाज में एक परिवर्तन आया। अगर हम जो है यूरोप में देखें तो सिविल वॉर जो है वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था उसके ऊपर जो पुस्तकें आई, उससे जो है एक परिवर्तन आया। उससे परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि जो लोगों में कल्पना करने की शक्ति, इमेजिन करने की शक्ति जो कम हो गई थी, जो ब्रिटिश ने हमारे अंदर बिल्कुल खत्म कर दिया था। अगर आप देखें
कि 1947 से 100 साल पहले तक कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं आई एक्सेप्ट आई थिंक वंदे मातरम, जिसमें था आनंद मठ में, जिसने हमारे इमेजिनेशन को प्रखर करने की कोशिश की। तो आज ये बहुत आवश्यक है कि लेख के द्वारा, कविताओं के द्वारा, डिस्कशंस के द्वारा हम उस इमेजिनेशन को दोबारा प्रखर करें, उसको सामने लाएं, और समाज में एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एक चेतना का उदय तभी जो है हो सकेगा। और आज ये हमें समझने की जरूरत है कि ये जो प्रेजेंट इपॉक है, जो प्रेजेंट टाइम है, दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेमोरी एंड हिस्ट्री, जो याददाश्त और इतिहास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। और उसमें जो है मेमोरी इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन हिस्ट्री, मेमोरी हैज ऑलवेज वन। ये मैं आपको जो है वो कहना चाहता हूँ। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई दैट व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेमोरी एंड हिस्ट्री, मेमोरी हैज ऑलवेज मेमोरी वन विंस। एवरीवेयर। एंड वंडरफुल, अभी आपने वंडरफुल। जो आपने वो जो जिस पुस्तक का अभी आपने रेफरेंस दिया था, क्या आपने बताया था? कौन सी? लास्ट ऑफ द ज्यूज। द लास्ट ऑफ द जस्ट। लास्ट ऑफ द जस्ट। लास्ट ऑफ द जस्ट। ये मुझे एक जो है मेरे मनोवैज्ञानिक मित्र हैं, उन्होंने बताया था कि हमारे देश में जो है सब ये पुस्तक को वो पढ़ते हैं, और ये एक हिस्ट्री है ट्रॉमा की, और इसको पढ़ के बच्चा बच्चा जान जाता है कि ट्रॉमा क्या है। ही फील्स सो एनर्जाइज्ड एंड एंग्री। हमें हमारे देश में भी इस तरह के पुस्तकों की, इस तरह के आलोचनाओं की जरूरत है। यही मेरा कथन था। बिल्कुल आपने सही कहा। ये पुस्तक आपके सामने दिखाई गई स्क्रीन पे, लास्ट ऑफ द जस्ट, और मुझे निश्चित रूप से लगता है कि इस प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता है, और हम में से कुछ लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार की पुस्तक हमारे यहाँ भी आए। और फिर से मैं कहूँगा कि आवरण यदि आपने नहीं पढ़ी है तो अवश्य पढ़ें। और मैंने कन्नड़ सीखने का प्रयास ही इसीलिए आरंभ किया कि मैं आवरण को कन्नड़ में पढ़ना चाहता हूँ, वाह सर, बहुत साधुवाद, अंग्रेजी में वो भावना आ नहीं सकती। नहीं, वो नहीं आती। हिंदी में इसका अनुवाद कर दे तो अति सुंदर होगा। तो ओमेन जी, आपसे एक अंतिम वक्तव्य लेते हुए उसके बाद फिर हम चलते हैं प्रश्नोत्तरों पर। कई सारे प्रश्न हमारे दर्शकों ने पूछे हुए, उसके ऊपर चलते हैं फिर। तो एक अंतिम आपका वक्तव्य हो जाए। मैं प्रश्न है कुछ या ऐसे ही बात बोलूं मैं? बस इसको समअप कर दीजिए पूरे। समअप, मैं इसको, आपने जो पहला प्रश्न पूछा था मैं उसी को पुनर्लेखांकित करता हूं कि गौरव गाथा है या ये एक करुण गाथा है। तो मैं आपको बहुत ब्रीफली 3-4 मिनट में इतिहास बताता हूं कि क्या हुआ इन जो साको जहारों के बीच में। यानी 1301 का जो महारानी पद्मिनी का, जिसको बहुत भोंडे तरीके से मिस्टर भंसाली ने महारानी पद्मावती बना दिया। पद्मावती नाम का कोई कैरेक्टर नहीं था, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है। महारानी पद्मिनी थी। अलाउद्दीन खिलजी के डिस्ट्रक्शन और चित्तौड़गढ़ के 20 साल के बाद महाराणा हमीर सिंह उठते हैं और चित्तौड़ को जालौर के राजा मालदेव, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का वसाल था, उसका नियुक्त किया हुआ चौकीदार था, उसको पराजित करते हैं। दोनों की जॉइंट फोर्सेस को बैटल ऑफ सिंगोली में, और तुगलक को गिरफ्तार करके चित्तौड़ में रखते हैं 6 महीने तक। यानी ये गौरव गाथा ही है ना हमारी, कि हम कभी भी हमारी डिफीट्स और हमारे लॉसेस को हमेशा एम्पलीफाई किया जाता है और हमारी विक्ट्रीज को पहुंच दिया गया। कोई आपको महाराणा हमीर का नाम लेने वाला मिलेगा, जबकि 14वीं शताब्दी में महाराणा हमीर सिंह ने 60 साल तक राज्य किया। चित्तौड़ पुनर्अर्जित तो उन्होंने किया ही, लेकिन टॉड लिखते हैं कि उन्होंने मेवाड़ के खजाने भर दिए कि आने वाली 5-6 पीढ़ियों तक मेवाड़, उनके बाद जो उनके महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा से ऐसा तो यशस्वी कोई राजा हुआ ही नहीं है भारत के इतिहास में। कुंभा की तुलना तो अशोक और हर्षवर्धन से की जाती है, जिन्होंने अपने जीवन में 56 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारे। तो हमीर का इतिहास वहां से वहां चलकर आता है। फिर सांगा तक आती है। सांगा ने 100 के लगभग लड़ाइयां लड़ी अपने जीवन में।
सांगा का राज्य नीचे दक्षिण में महाराष्ट्र से लेकर के अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, लेकिन पढ़ाया क्या जाता है? दिल्ली सल्तनत। अब्राहम लोधी डायनेस्टी को 2 बार जूते मारकर गागरोन में, और एक और जगह थी, नाम भूल रहा हूं उसका, मैं नाम विस्मरण हो रहा है मुझसे, वहां पराजित किया सांगा ने। वो युद्ध था जिसमें सांगा का हाथ और सांगा की टांग पर तीर लगने से दोनों के दोनों वो निष्क्रिय हो गए थे। सांगा केवल एक युद्ध हारे, और वह था खानवा की लड़ाई, उसके अलग डिस्कशंस हैं। लेकिन फिर ये लॉ लगती है, उदय सिंह राणा बनते हैं, प्रताप दिवेर की लड़ाई में अकबर से बदला लेते हैं, पूरा मेवाड़ पुनर्ग्रहित करते हैं। उसके बाद अमर सिंह जी और राज सिंह जी तक ये सिलसिला चलता है 1100 वर्षों तक। उस 1100 वर्षों में ये एक सिसोदिया परिवार कितनी विलक्षण गौरव गाथा है। मैं चुनौती देता हूं किसी भी इतिहास को जानने वाले को, पूरे मानव इतिहास में मुझे ढूंढ के दिखा दे कि 1100 साल तक एक फैमिली कंसिस्टेंटली इस्लामिक आक्रांताओं से लड़ती रही और जीतती रही। जो बीच के जो सेटबैक्स आए हैं उनको अगर एम्प्लीफाई करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि मेवाड़ का राजघराना आज भी जीवित है और मुगलों का आज कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। तो ये 100% हमारी गौरव गाथा है। निश्चित रूप से। और उसी प्रकार जिस प्रकार से कि हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की पराजय करके, राणा प्रताप की पराजय करके बताया जाता है, और दिवैर का युद्ध जो उससे बड़ा था, जिसमें राणा प्रताप ने मुगलों की चूल्हे हिला के और पूरा का पूरा क्षेत्र वापस अपने 34,000 मुगलों को 3 दिन में काटा था सर, 34,000। उसकी चर्चा तक नहीं होती। तो ये विस्मृतियों को बढ़ाने का एक उपक्रम है जिसको अब हम सफल नहीं होने दे सकते और न होने देंगे। ऐसा हम यहाँ से प्रण करके और फिर प्रश्नोत्तरी पर जाते हैं। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. प्रश्न आरंभ करने से पहले एक बार पुनः आप सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्रों के साथ, और जहां भी ग्रुप्स में हैं आप वहां, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो लोग जो इसको देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपके पत्रम पुष्पम से हमें अनुग्रहित करते रहें। अब प्रश्न ले लेते हैं। जय सनातन, हर हर महादेव, जय मेवाड़। इस जन्म में कोई इच्छा है मेरी तो वो बस इतनी है कि जब मैं देह त्यागूं तो मेरी अस्थियों में मेवाड़ की चुटकी भर मिट्टी ही सही, लेकिन वो उसमें मिली हो। स्वस्ति वाचन। निनाद। And they call Jalaluddin secular. What nonsense. I also heard that Chaturbhuj warrior's story of Jaimal and Kalla Rathod in 1568 Chittor Saka. That was phenomenal thing. जयमल राठौड़ जो थे वो वॉर जनरल थे जिनको प्रताप और उदय सिंह जी छोड़कर गए थे 1567 अक्टूबर में, जब अकबर ने घेरा डाला था। तो प्रताप को और उदय सिंह जी को समझाया गया कि मेवाड़ी आर्मी लगभग 30,000 थी और ये 80,000 की सेना लेकर आया था अकबर। तो एक टैक्टिकल रिट्रीट की गई, उदयपुर चले गए सब लोग। जयमल राठौड़ और पत्ता चुंडावत ये 2 मुख्य सरदार थे, मुख्य जनरल्स थे जो किले में रहे, और 4 महीने 25 फरवरी तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीने तक इन लोगों ने वार्ड ऑफ किया। वो रात को तोपों से एक दीवार का हिस्सा गिरता था, सुबह वो वापस बना देते थे। ये लोग बड़े हठी जबरदस्त किस्म के लोग थे। फिर संग्राम नाम की एक बंदूक थी इसके पास, अकबर के पास। खुद एक ही वाज अ गुड वॉरियर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। उसने गोली मारी, वो दुर्भाग्य से जयमल राठौड़ को लगी जब वो दीवार का रिपेयर करवा रहे थे। उनके बटक में, उनके कूल्हे में वो हड्डी लगी जिसके कारण वो चल नहीं पा रहे थे। और जब मोरल डाउन हुआ तब साका जौहर का निर्णय हुआ। तो उनके छोटे भाई थे कल्ला राठौड़। तो कल्ला राठौड़ ने कहा आप मेरे कंधे पर विराजमान हो जाएं और हम जितनों को मार सकेंगे मार लेंगे। तो ये चतुर्भुज हो गए कि एक इन पर सवार हो गए
कल्ला जी के ऊपर जयमल राठौड़, और ऐसा कहते हैं हनुमान और भैरव पोल के बीच में 1000 मुगलों को इन्होंने, दो जनों ने काटा था अपने कटने से पहले, मरने से पहले। और उस नरसंग वो जो इनकी वैलर था, इनकी जो स्किल थी लड़ने की, उसको देख करके अकबर और मुगलों को समझ में आया था कि ये मेवाड़ की पूरी आर्मी जिस दिन अपने सामने आ गई तो क्या हाल करेगी हमारा। इसीलिए वो जयपुर के राजपूतों को ही लड़ाता रहा मेवाड़ के राजपूतों से, स्वयं कभी नहीं आया लड़ने के लिए। जी, अगला। Ninad, question to all. Do you think there was intelligence failure on part of Rana Uday Singh to prevent a siege? Why Uday Singh was caught off guard? On the contrary, do you know who was the person who gave this message to Uday Singh ji? It was Shakti Singh, the brother of Maharana Pratap. तो मैं जो पुस्तक लिख रहा हूं अभी मेवाड़ के महाराणाओं पर, उसमें तो मैं बताऊंगा कि ही वॉज अ प्लांटेड मोल, यानी हमारे समय में एस्पियोनाज इतनी एडवांस थी कि प्रताप और उदय सिंह जी ने शक्ति सिंह को मेवाड़ अकबर के कोर्ट में बिठा रखा था। और ये घटना है ग्वालियर के आसपास की, जहां पर शक्ति सिंह जी अपने आप को रातों रात निकालते हैं जब उन्हें पता चलता है कि अकबर चित्तौड़ पर हमला करने वाला है, और वो एडवांस सूचना देता है। अन्यथा आप सोचे प्रताप और उदय सिंह, it was not an intelligence failure, it was in fact intelligence success, क्योंकि राजा का बचना जरूरी है। अगर प्रताप ही अगर उस दिन वहां काम आ जाते तो कौन लड़ता मुगलों से। जी, अगला प्रश्न। कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मोक्ष न मिले मुझे कभी, और मरने के अगले ही दिन वापस जन्म लूं तब अखंड भारत हो अपनी आंखों से। वाह, जब तक एक एक नीच का नाश न हो जाए। आपकी भावनाएं स्तुत्य हैं, लेकिन इसका उपाय तो कोई ऋषि मुनि बता सकते हैं, हमारे ना। संकल्प ले लें, संकल्प ले लें, परमात्मा आपका संकल्प पूरा करेगा। इसका कोई मनोवैज्ञानिक हल बताएं जो ये जिस प्रकार की है। ये इसका मनोवैज्ञानिक हल तो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये आप सिर्फ अकेले नहीं हैं जो इस तरह से सोच रहे हैं। ये सोच जो है आज बहुत भारतीयों में है, वो बढ़ रही है, और इसका कोई रोक भी नहीं है, और ये बढ़ती ही जाएगी। और ये भावना जो है कुछ सालों पहले जो सिर्फ कुछ सीमित एक भावना थी, वो आज बढ़ के काफी संख्या में बढ़ गई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में ये भावना लाखों करोड़ों लोगों की जो है वो हो जाएगी। ये भावना जो है ये जीवित है, ये मरी नहीं है। हम इतने जो है इन्वेशंस के बाद, इतने ट्रॉमा के बाद, इतने टॉर्चर के बाद, आप जो इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, अभी जो आपने मेरे से इंस्पिरेशन का सवाल पूछा था, ये वो इंस्पिरेशन है। इट इज नॉट डाइड, इट इज वो कम हुआ है और वो बढ़ रहा है और वो बढ़ता रहेगा। और मुझे ये आशा है कि ये जो आपकी इंस्पिरेशन है, आप इसको फैलाइए। जो सवाल आपने यहाँ पे किया है, लेट इट रीच एटलीस्ट 100 पीपल, कम से कम 100 लोगों में ये इंस्पिरेशन जानी चाहिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है। और मैं ये समझता हूँ कि जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अगर हम सभी प्रण कर लें कि हम कम से कम 10 लोगों को और इंस्पायर करेंगे, तो हमारा काम जो है वो और भी जो है सरल हो जाएगा। यही मेरा आपसे अनुरोध है। और जब भी किसी समाज में परिवर्तन आता है, तो वो परिवर्तन तब आता है जब उसके विद्यार्थी, जब उसके स्टूडेंट, जब उसके जो एकदम यंग जनरेशन है, वो उस धारणा को लेके जो है आगे चलती है। मैं, ओमेंद्र जी या दीक्षित जी जो हैं, हम चाहते हैं कि जो यंग जनरेशन है वो इस इंस्पिरेशन को जो है आगे ले जाए और उसको बढ़ाए। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, और मैं नोट करता हूँ कि जब मेरे क्लास में जब भी ट्रॉमा को मैं पढ़ाता हूँ, सदमे के बारे में पढ़ाता हूँ, तो मेरे क्लास में जो अक्सर मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं, वो ट्रॉमा के लिए हैंड रेस कर देते हैं। लेकिन मैं ये नहीं देखता कि जो मेरे हिंदू स्टूडेंट्स हैं, मैं सेपरेट नहीं करता स्टूडेंट्स में, लेकिन मैं ये देखता हूँ जैसे मेरे जो कश्मीरी
जैसे मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो अपने ट्रॉमा के बारे में इमीडिएटली आते हैं, सर वी हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड, लेकिन जो कश्मीरी पंडित हैं वो अपने ट्रॉमा के बारे में डिस्कस नहीं करते। मैं उनसे पूछता हूँ, भाई 1990 में यू लेफ्ट होम, you were thrown out, why don't you talk about your trauma in university classrooms, right? वो नहीं करते हैं। ये हमें कल्चर में अपने लाना पड़ेगा। तो आपने जो ये किया मुझे बहुत अच्छा लगा, ये इंस्पिरेशनल क्वेश्चन जो आपने किया इसको फैलाइए, यही मेरा अनुरोध है। जी, अति सुंदर। और एक जानकारी देना चाहता हूं कि आवरण का मराठी अनुवाद उपलब्ध है, अंग्रेजी के अलावा आवरण का मराठी अनुवाद उपलब्ध है, उमा कुलकर्णी जी द्वारा किया हुआ। समित माथुर, हम शेर हैं, कीदड़ और मलेच्छ हम पर राज कर रहे थे, अब समय आ गया है कि गौरव गाथा गाई जाए एवं अपने अपने धर्म को धारण करें और यथोचित आचरण करें। बिल्कुल सहमति, निसंदेह। आपको नमन। आशीष कुमार पांडे, प्रणाम सर, सल्यूट योर एफर्ट। धन्यवाद आशीष जी। उन हिंजड़ों को राजपूत कहकर संबोधित करना बंद करें। सभी भाई बहन जो खुद को मुस्लिम राजपूत कहते हैं, राजपूत सिर्फ वो हैं जो राम मार्ग पर चले। जी, मुझे लगता है सहमति के अतिरिक्त हम और कुछ नहीं कह सकते। I don't know how others take this trauma, but for me this trauma is my daily dose for inspiration. Every day when I wake up, my day starts with a bhajan. नीला घोड़ा रा असवार, मारा मेवाड़ी सरदार। वाह वाह, बहुत खूब। चलिए, आप वैसे वो घोड़ा नीला नहीं था, जो सफेद श्वेत होता है घोड़ा उसको नीला घोड़ा कहते हैं। तो चेतक वाज अ स्नो व्हाइट हॉर्स। अभिषेक आनंद, हाउ कुड मोस्ट राजपूत्स कंटिन्यू टू सपोर्ट अकबर? अमीन जी, Who told you that most Rajputs supported Akbar? It was only, unfortunately, because of the geopolitical situation in Jaipur. You see, Jaipur is not surrounded by hills like Mewar. Mewar could continue fighting the Mughals because it was protected by the Aravalis. छापामार युद्ध के लिए आप जमीन से छापामार नहीं कर सकते जहां माइल्स तक आपको देख सकता है कोई। छापामार युद्ध वहीं होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने घाट से लड़ा, वीर दुर्गादास राठौड़ को सिरोही जाना पड़ा, सिरोही के अरावली पहाड़ियों से उन्होंने छापामार युद्ध लड़ा। उसी तरह मेवाड़ के महाराणाओं ने छापामार युद्ध वहां से लड़ा जहां से संभव था वो जियोग्राफिकली। जयपुर तो बेचारा समतल बना हुआ है, 10-15 किलोमीटर तक लाइन ऑफ साइट में आप हर आदमी दिखाई देता है। दूसरा जो कारण था, जयपुर ने जो बहुत बड़ा उपकार जयपुर के राजपूतों का हमें मानना चाहिए वो यह है कि मैंने अपनी पुस्तक में 10 इसके कारण लिखे हैं कि जयपुर के राजपूत इतने गलत नहीं थे कि उन्हें अकबर का सपोर्ट करना पड़ा या उस वक्त एक टैक्टिकल उनको सपोर्ट करना पड़ा। जितने भी मंदिर वृंदावन में, मथुरा में आपको जयपुर के राजपूतों के राजाओं द्वारा मिलाएंगे उतने किसी और राजपूतों में मिलके भी नहीं बनाए। तीसरी बात, जयपुर के राजपूतों ने एक बहुत सर्वसम्मति से, ये रिकॉर्डेड घटना है, वीर विनोद में श्यामल दास जी ने लिखा है, ये निर्णय लिया गया जयपुर के ब्राह्मणों, चारणों और राजपूतों की एक मीटिंग है, उसका हवाला देते हैं श्यामल दास जी, कि हम एक बेटी देकर के, जो कि उसके बारे में भी संदेह है, वो बेटी शायद किसी राजा वाजा की नहीं थी, कोई दासी ही थी। अकबर को क्या पता कौन थी पर्दे के पीछे, कुछ लोग तो उसको पोर्चुगीज बताते हैं, हरकूबाई को। वो दे के इन्होंने कहा हम बेटी इनसे लेंगे नहीं, क्योंकि यदि बेटी ली अगर इन मलेच्छों से तो फिर हमारा इस्लामीकरण इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जयपुर के राजपूत बिल्कुल क्लियर थे कि इस्लाम स्वीकार नहीं करना है और ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये बहुत बड़ा उपकार जयपुर के राजपूतों का था और इसके लिए हमें उनका ऋणी होना चाहिए। अब थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स देखिए, राजपूत जो थे जयपुर के, वो हमेशा मेवाड़ के नीचे माने जाते थे, उनको टैक्स भी देते थे क्योंकि वहां पर एक श्रृंखला थी, सांगा, कुंभा, मोकल, हमीर, ऐसे महाप्रतापी राजाओं की। जयपुर के राजा इतने सक्षम थे नहीं, जयपुर ज्योग्राफिकली भी पिटा हुआ इलाका था, तो एक थोड़ी बहुत इंटरनल राइवलरी भी हो सकती है। लेकिन ये कालखंड 1400 वर्ष के अंदर केवल 100 साल चलता है। औरंगजेब के आते आते जयपुर के राजपूत
और जोधपुर के राजपूत महाराणा राज सिंह जी के साथ मिलकर नाथद्वारा के मंदिर में नाथ जी की रक्षा करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर औरंगजेब को 1579 की लड़ाई में कंक्लूसिवली पराजित करते हैं। अपनी जान बचाकर औरंगजेब यहां से भागता है। इसलिए और राजपूतों को दक्कन चला जाता है। दक्कन चला जाता है साला। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। क्षमा चाहता हूं इस भाषा के लिए। मतलब दक्कन भागा है वो यहाँ राजपूतों हाँ, से हार के। भगा, जूते मार के भगाया यहां से। वो टॉड लिखता है कि 3 हफ्ते तक उसको पानी नहीं मिला। वो नालों का पानी पी पी के जिंदा रहा, बीमार पड़ गई सेना उसकी। अगला प्रश्न। शक्तिमान ओमेन जी, आपकी बुक में फैक्ट होंगे विद प्रूफ? ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू राइट फिक्शन, बट यस, फोकलोर को भी मैंने पार्टली आधार बनाया, पार्टली मेनली मैंने कर्नल टॉड और श्यामल दास जी, जिसको श्यामल दास जी को राजाश्रय प्राप्त इतिहास था। सज्जन सिंह जी महाराणा जो थे उदयपुर के, उनके 1870 में उन्होंने बहुत वेल रिसर्च्ड किताब लिखी है। तो ऑफ कोर्स जो भी लिखूंगे वो साक्ष्यों के साथ लिखेंगे, ऐसे कपोल कल्पना से तो मतलब थोड़ी। तो हम मेरे वामपंथियों में क्या भेद रह जाएगा? आप में और वामपंथियों में क्या भेद रह जाएगा? हमें भी गप्पे लिखनी है तो हम तो सत्य लिखेंगे भाई। निनाद सर, राणा सांगा ने शक्ति के शिखर पर होते हुए सुल्तनत खत्म क्यों नहीं की? बाबर आने से पहले खटाक कर देना चाहिए था और दिल्ली पर कब्जा। सांगा का प्लान यही था। 2-3 बातें हैं खानवा की लड़ाई के बारे में, मैं संक्षेप में बता दूं। एक वॉर स्ट्रेटेजी होती है मुगलों की, तुलगुमा, और ये एक मास्टर स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि इन लोगों को युद्ध करने के अलावा कुछ आता नहीं था। हम लोग, हमारे राणा महाराणा तो संगीत, नृत्य, कला, आर्किटेक्चर, इतने बड़े बड़े किले बनाना, वो सब करते रहते थे। पूरा युद्ध तो हमारे, वी वर नॉट ऑब्सेस्ड विद वॉर। तुलगुमा में बैलों की एक पंक्ति बनाई गई जो फ्रंट में रहती थी। उसके पीछे बाबर की छोटी छोटी टुकड़ियां, 100-150 वे आते, इमीडिएटली अटैक करते, 300-400 को स्लॉटर करते, फिर बैलों के पीछे चले जाते। इसको तुलगुमा स्ट्रेटेजी को खानवा में बहुत इफेक्टिवली यूज किया गया। अगर बाबरनामा, बाबर का स्वयं की जो ऑटोबायोग्राफी उसको पढ़ें आप, तो उसने उस वक्त एक रिलीजियस पैशन, जो अपना जील जो थी उसको इन्वोक किया। उसने अपनी पूरी आर्मी के सामने कहा कि मैं शराब छोड़ रहा हूं, मैं मुसलमानों से टैक्स नहीं लूंगा, लेकिन इस युद्ध में अपना सर्वस्व झोंक दो। तीसरा कारण जो था वो था कि चूंकि ये 2 लाख की सेना थी महाराणा सांगा के नेतृत्व में, लेकिन ये अलग अलग जगह, जयपुर के वॉरियर्स थे, जोधपुर के थे, ग्वालियर के थे, तो उनका एक सेंट्रल कमांड नहीं था, एक कमांड वीक था उनका। दे वर डिसऑर्गेनाइज्ड, वेयरएज तुलगुमा वाज अ फार मोर ऑर्गेनाइज्ड वॉर स्ट्रेटेजी। एंड लास्ट, which is a bit controversial, that एक राजा सलहदी तंवर था, जब महाराणा सांगा के सर पे तीर लगा और उनको सुध खो बैठे, वो बेहोश हो गए, और उनकी जगह अज्जा झाला ने राज्य तिलक, राज्य एम्बलम धारण करके युद्ध जारी रखा। लेकिन सलहदी तंवर 35,000 घुड़सवारों के साथ बाबर से मिल गए, ऐसा माना जाता है। और वो डेथ ब्लो था खानवा की लड़ाई में, जो कि कदाचित भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे भीषणतम लड़ाई थी। और खानवा की लड़ाई में हमारा दुर्भाग्य रहा हिंदुओं का कि हारे हम। उससे भी बड़ा दुर्भाग्य लेकिन सांगा ने जो जयपुर के और जोधपुर के राजपूत उन्हें बचाकर लाए, उन्हें खूब डांटा कि आप लोगों को मुझे वहीं रखना चाहिए था, मैं सिर्फ बेहोश हुआ था, मैं मरा थोड़ी था। और सांगा अपनी युद्ध सेना फिर एकत्रित कर रहे थे, और उस दिन भी उन्होंने बाबर की इतनी सेना मार डाली थी कि बाबर ने उनका पीछा नहीं किया। लेकिन फिर मेवाड़ के सामंतों में से ही किसी ने महाराणा सांगा को जहर देकर उनकी हत्या कर दी। ये दुर्भाग्य हमारा रहा। जी, अगला आर्यमन सर, I work for knowledge finding and knowledge creation in Bharati languages and various subjects. How to connect with both of you in Jaipur? I will just flash the contact. You can write to us on that contact email. This is the one. अगला
क्या दुर्भाग्य है कि स्पार्टन्स पे मूवी बनती है लेकिन राजपूतों पे नहीं, जिन्होंने किसी भी समाज से ज़्यादा समय तक इन मिलेच्छों को धूल चटाई। उनको तो कलंकित किया जाता है हमारे बॉलीवुड द्वारा। सबसे अधिक यदि कोई कलंकित किया जाता है तो ब्राह्मणों और राजपूतों को और वैश्यों को, जो जो हमारे समाज की धुरी रहे हैं 10, 20, 30 हजार साल तक। आशीष दोहन मार्शल कम्युनिटीज को हमेशा नीचे दिखाते हैं लोग। आशीष दोहन, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जहाँ भी गए सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय किया, कन्वर्ट किया, लेकिन इंडिया को नहीं कर पाए। क्या हम सच में इनके गुलाम थे? डॉक्टर साहब, रजत जी। अगर आप समझते हैं कि मतलब गुलामी की जो है परिभाषा वो क्या है, अगर हम आज पूरे रूप से हमने इस्लाम को ग्रहण कर लिया होता तो मैं समझता कि हम लोग हैं जो है सचमुच में वो गुलाम हो गए होते। लेकिन हमने जो है रेजिस्ट किया, हमने जो है इतने सालों तक जो है हमारा देश हिंदू रहा, हमारी संस्था, हमारे विचार, हमारे परंपराएं, हमारे संस्कार सब हमने अपने पास रखे। तो मैं नहीं समझता कि जो है हम मतलब जिसको आप गुलामी की परिभाषा कहते हैं वो हमारे अंदर थी। हम गुलाम नहीं बने, और आज भी जो है ये डिस्कशन जो है हम कर रहे हैं ये गुलामी की परिभाषा से नहीं कर रहे हैं। हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन सहना गुलामी नहीं होती, राइट। सहने के बावजूद भी जो है हमने अपना अस्तित्व जो है वो नहीं खो दिया, और ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप जैसे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लें, उन्होंने इतने सालों तक लोगों को बदलने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसका रेजिस्ट किया। जो हम अगर यूएसए में लें, व्हाइट्स ने ब्लैक्स को जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने की उनको जो है कोशिश की, उनको सैवेज के रूप में वो बताया, उनके कल्चर, उनकी सिविलाइजेशन सब उन्होंने कोशिश करने की डिस्ट्रॉय की, नहीं हुआ। तो ये हमारे अंदर जो है एक अस्तित्व होता है जो गुलाम कभी नहीं बनता, और मेरे ख्याल से इसका कोई भी इससे बेटर एग्जाम्पल नहीं है भारतवर्ष के सिवा। हमने 1000 साल तक जो है वो इसको फेस किया है, उसको डिफीट किया है, और हमने अपना अस्तित्व नहीं खोया। अगर आप राम मंदिर को देखें, 500 साल तक जो है हम इसके लिए लड़ते रहे, हमने अपनी मेमोरी जो है उसको खोने नहीं दिया। अगर इसकी जगह सनातन धर्म की जगह कोई दूसरा धर्म होता तो शायद हम अपना अस्तित्व अभी तक खो बैठ चुके होते और हमने अपने को कन्वर्ट कर लिया होता। अगर आप ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म देखें ईरान में, वो इस्लामी अटैक के अगेंस्ट वो टिक नहीं पाई, राइट। अगर आप विश्व के दूसरे जगह देखें, वो टिक नहीं पाए, they were forced and they gave in। लेकिन हमने जो है we did not give in। अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें, हमारे मंदिर जो है विध्वंस हो गए। आपको पूरे नॉर्थ इंडिया में जो है कोई ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर वाला या शैली वाला जो है मंदिर जो है नहीं मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने जो है अपनी पूजन, हमारी प्रेयर्स, उसको हम घर के अंदर ले गए और कैरी करते रहे। मेरी पत्नी जो है शी इज अ कश्मीरी पंडित, वो बताती हैं कि उनके कश्मीर में इतने मंदिर थे, सब विध्वंस हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी जो पूजा है वो घर के अंदर कर ली। अब उनके सारे त्योहार घर के अंदर ही होते हैं, राइट। तो इसलिए जो है वी अडॉप्टेड वेरियस टैक्टिक्स, वेरियस टेक्निक्स in order to retain the essence of Hinduism, of Sanatan Dharma within ourselves. So I would really not say that कि हम जो है वो गुलाम थे। हाँ, हमारे राजा दूसरे थे, हमारे ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुए, लेकिन अत्याचार या शासन बदलने से कोई गुलाम नहीं होता। गुलामी जो है वो मन की भावना होती है, और जो है हमने बहुत फियर्सली जो है उसको सैकड़ों सालों तक प्रोटेक्ट किया है, जिसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए। यही मेरा कहने का अभिप्राय है, राइट। मैंने अपनी पुस्तक में भी जो है इन्फिडल नेक्स्ट डोर, अगर आप मुझे परमिशन दें, मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि वो एक प्रोटोगेनिस्ट के ऊपर है जो 300 साल बाद अपने
टूटे हुए मंदिर को दोबारा बनाने को वो जाता है। तो हमारे अंदर ये एक आत्मीयता है, एक स्पिरिट है, जो कोई भी जो है फोर्स इस विश्व में दबा नहीं पाई है। तो इसलिए मैं अपने को गुलाम मानना वो स्वीकार नहीं करूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। अगला प्रश्न है, सर फतावा आलमगीरी रजा भैया का ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट पर क्राउड फंडिंग कब शुरू कर रहे हैं? आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। जी, आपको शीघ्र सूचित करेंगे। आप लोगों को बता दूं कि मेरा एक विनिश्चय है कि मुझे कुछ ऐसे ट्रांसलेटर्स मिल गए जो ये फतावा आलमगीरी, फतावा रज़विया का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, लेकिन वह बहुत कष्ट साध्य और एक लंबा कार्य है, 3-4 वर्ष का प्रोजेक्ट है। लेकिन पूर्व पक्ष और अपने शत्रु को जानने के लिए ये परम आवश्यक है, जो पता नहीं लोगों ने क्यों नहीं किया। ये इसकी बात हम कर रहे हैं लोगों से। जी, अनिल गुर्जर, राम राम गुरुजनों। आज का हिंदू समस्या को जानता है लेकिन कर्तव्य मार्ग पे सवाई का बलिदान नहीं देना चाहता और सिर्फ दूसरों से याचना करता है। राणा प्रताप दूसरे घर में, पड़ोसी के घर में होना चाहिए, हमारे यहाँ नहीं। हमारे यहाँ तो MBA वाला ही होना चाहिए। क्यों, यही कह रहे हैं ना अनिल जी? अगला प्रश्न, पूनम अब्बी, what audacity! King Bruce and the Spider is inspiration, and Maharana Pratap and Hindus like Rajputs and all Hindus all over Bharat are losers. Their acts are buried. Absolutely, Poonam ji, we couldn't agree more with you. That's what we are trying to tell everyone. अभिषेक आनंद, राणा कुंभा को ऑल इंडिया दिग्विजय करना चाहिए था। ओके भाई, आज की तरह टैंक वैंक नहीं थे भाई उस समय। he fought triple armies of Malwa, Delhi and Gujarat। 3 सुल्तान चांपानेर की संधि करी और मेवाड़ पर हमला किया, तीनों को डिफीट किया कुंभा ने। इसलिए कुंभा को तो उपदेश ना दे। कुंभा के कारण मेवाड़ का जो खजाना था वो इतना भरा हुआ था कि प्रताप के समय तक वो धन समाप्त नहीं हुआ था। वो धन चुका अमर सिंह जी के समय पर आकर के, जब मेवाड़ का धन बिल्कुल न्यून पड़ गया और फिर वो मेवाड़ मुगल समझौता करना पड़ा। अगला प्रश्न, क्या विलक्षण पूर्वज थे जो सब पहले मुझसे सब धर्म संभाव पर विवाद करते थे, मैं उनको तर्क मारता था, पर अब से चप्पल मारूंगा। हम क्यों कुछ साबित कर? बिल्कुल सही बात। अगला प्रश्न, all Indians and countries east of India must be grateful to Rajputs for stopping peaceful infidel next door is a must read book for all Hindus। जय माँ भवानी, जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी लोगों के। Absolutely, he's right. The Chinese in the Far East was saved by the Hindus of Rajasthan and Mewar especially. Next question, Rajat sir, how important is sense of identity for a civilization, and how do you see this relevant in current Indian society with distortion of history? I think first of all, it's a very important question. Identity is जो है, it is central for every civilization. और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो हमारी आइडेंटिटी रही है, वो और किसी जो है धर्म की किसी भी आइडियोलॉजी की अभी तक जो है वो नहीं रही। हम इतने एडवांस्ड हो गए थे, वी टर्न्ड इनवर्ड्स, वी टर्न्ड इंट्रोस्पेक्टिव। और जैसे मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ, आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो हमारी आइडेंटिटी थी वो इतनी गहरी चली गई थी कि उसका उत्थान करना, उसको वापस सामने लाना जो है बहुत ही आवश्यक है। और हमारी जो सनातन धर्म की जो आइडेंटिटी है, दैट वाज बिल्ट अराउंड अ टेम्पल। तो इसलिए जो इन्वेडर्स थे, इसलिए जो हमारे डिट्रैक्टर्स हैं, जैसे आज क्रिश्चियन मिशनरीज हैं,
वो सारे जो है टेम्पल को, हमारे सनातन धर्म को वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, हमारी भाषा को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्योंकि उससे वो समझते हैं कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। और मैं ये देख रहा हूँ कि आज का जो हिंदू समाज है वो इस बात को धीरे धीरे पहचानने लगा है कि हमारी आइडेंटिटी पर जो है इनकी नजर है, इनकी अटैक है। तो ये आज जितना हम डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री समझ रहे हैं, वो पहले 15 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले इसके बारे में आलोचना भी नहीं होती थी। तो ये जो डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री है, ये हमारे आइडेंटिटी के साथ ही जो है वो जुड़ा हुआ है। आज जो आमिर खान ने अपनी ये महाभारत बंद कर दी, ये हमारे ग्रोइंग आइडेंटिटी का ही जो है वो परिणाम है। आज जो बॉलीवुड के निर्माता हैं, जो फिल्म में किसी जो है वो जैसे दीवार में थे या शोले में थे, जैसे मुस्लिम कैरेक्टर्स को दिखाते थे, आज वो दिखाने के पहले 10 बार सोचते हैं। ये हमारी ग्रोइंग आइडेंटिटी का ही परिणाम है। तो हमारी आइडेंटिटी जो है ये बदल रही है। इट्स इन अ स्टेट ऑफ ट्रांजिशन। जो 30 साल 25 साल पहले का हिंदू था और जो आज का हिंदू है और जो आने वाले 25-30 सालों में जो हिंदू होगा, वो काफी निश्चित रूप से जो है वो बहुत बदल जाएगा। हमारी आइडेंटिटी जो है वो बदल रही है, वो बहुत, जिसे हम कहते हैं, वो रूटेड हो रही है। हमें ये समझ में आ रहा है कि कैसे हमारे ऊपर जो है अत्याचार हुए हैं, कैसे हमारा इतिहास बदल गया है। तो इससे हमारी आइडेंटिटी है जो अंदर से बदल रही है, और ये इसकी शुरुआत हुई है। ये बढ़ के बहुत आगे तक जाएगी, ये मेरा पूरा जो है वो विश्वास है। जब आइडेंटिटी बदलती है वो आसान नहीं होता, राइट, ये हम सब जानते हैं। टीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं। तो वो उन सब के बीच में से ही जो है हम गुजर के एक नए हिंदू आइडेंटिटी का जो है हम एस्टैब्लिशमेंट वो जो है कर पाएंगे। जी, अगला प्रश्न। आशीष जी कह रहे हैं, हमेशा लड़े लेकिन सोशलिस्ट गवर्नमेंट में आज ब्राह्मण को गाली देते हैं, टिकैत जैसे, लिबरल जैसे सब हिंदू हैं, कल्चरल मार्क्सिज्म स्ट्रांग हो रहा है। बात सही है आपकी, ये इससे हम निश्चित रूप से सहमत होंगे। Sachin Gupta, did war strategy and resilience become much better after these jauhars? The ashes of those strong women who had sacrificed for the honor of land has power to transform consciousness of man like Lord Shiva. Yes, I would say yes, because हल्दी घाटी की जो लड़ाई है वो साका के 6 साल बाद प्रताप लड़ते हैं, और हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की बहुत स्ट्रांग ओपिनियन थी कि खुले में नहीं जाना है। लेकिन जो यंगस्टर्स थे, विशेषतः जयमल राठौड़, जो कि इस साका में जिनको वीरगति प्राप्त हुई थी, उनके बेटे का आग्रह था कि नहीं, हम खुले में लड़ेंगे। तो एक कॉम्प्रोमाइज हुआ कि हम पहाड़ों के पास में रहेंगे, और अगर नंबर्स हमें ओवरवेल्म करते हैं तो हम रिट्रीट कर जाएंगे पहाड़ों में। ये प्रताप का आग्रह था, और वही हुआ कि जब रीइंफोर्समेंट्स आ गए, मुगलों की सेना लगभग 3 गुना थी राजपूतों की सेना से, हिंदू सेना से, मेवाड़ की, और उसमें जब नंबर्स कम पड़ने लगे मेवाड़ के हिंदुओं के, तो फिर प्रताप वापस रिट्रीट करते हैं। तो वो अगर वो स्ट्रैटेजी नहीं होती है, प्रताप वहां भिड़ जाते, मर जाते, तो बात ही समाप्त हो जाती। दूसरा, प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अमर सिंह जी को नहीं उतारा कि यदि वे वीरगति को प्राप्त हो भी जाते हैं तो भी युद्ध चलता रहेगा। और तीसरा, दिवेर के युद्ध में बिल्कुल कंक्लूसिवली शक्तावत, चूंडावत, सिसोदिया राजपूत, अमर सिंह जी स्वयं आए, भामाशाह दाएं फ्लैंक से आए, और वो मैंने पूरा अपनी पुस्तक में वर्णन किया कि वो युद्ध कैसे लड़ा गया, उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी। अमेजिंग स्ट्रैटेजी थी। उसके बाद 17 युद्ध अमर सिंह जी ने जहांगीर से लड़े। 17 बार, 17 टाइम्स जहांगीर वाज डिफीटेड। उसके बाद 2 राजाओं के टाइम में, कर्ण सिंह और जगत सिंह के टाइम पे युद्ध हुआ नहीं। शाहजहां से इनकी एक पीस ट्रीटी थी। राज सिंह जी ने फिर कंक्लूसिवली इनको पराजित किया। तो वॉर स्ट्रेटेजी डेफिनेटली परिवर्तित हुई थी इन साका जौहर के परिणाम में। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन साका जौहर के परिणाम स्वरूप मेवाड़ की जनता, पूरे भारत के हिंदू जनता में एक प्रतिशोध और एक संकल्प उठा था कि हम इन मलेच्छों के टोले के आगे समर्पण नहीं करेंगे।
बिल्कुल। मैं भी और आज मैं भी अगर हाँ, मैं भी एक जो है थोड़ा सा इस पे ऐड करना चाहता हूँ। आपका प्रश्न ये था कि डिड कॉन्शियसनेस चेंज एज अ रिजल्ट। डेफिनेटली, मैं जो अमरिंदर भाई ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है सारा। कॉन्शियसनेस डिड चेंज आफ्टर द जोहर्स, एंड जो जिसको हम कहते हैं द मेमोरी ऑफ दिस is something that is still as alive, as real as it was 500 years back. And अगर मैं आज भी ये समझता हूँ कि आज का भी जो भारतीय सैनिक है वो संसार में बेस्ट इसलिए है बिकॉज ही कैरीज मेनी ऑफ दीज मेमोरीज इनसाइड हिम। तो ये Beautiful. मेमोरी जो है ये हमारे मतलब मैं कई बार मैंने जब आर्मी मैन के साथ वो ट्रेनिंग की है तो वो कहीं के भी होते हैं। तो वो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप में फाइटिंग करने की ये जो है स्पिरिट कहाँ से आती है, और ये आप मतलब विंस्टन चर्चिल तक ने कहा था कि द इंडियन आर्मी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और जब हम चाइना से हारे थे, ही वॉज द मोस्ट शॉक्ड पर्सन। ही सेड, आई डोंट नो व्हाई वी लॉस्ट, बिकॉज इट्स विद इंडियन आर्मी दैट वी कंट्रोल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे एक क्यूरियोसिटी हुई थी कि ये कैसे हुआ। तो इंडियन आर्मी मैन के अंदर आज भी जो है चाइना के आर्मी मैन हमारे आर्मी मैन से डरते हैं। मैं चाइना में रह चुका हूँ, मैंने उनसे बात की है, मैं जानता हूँ। मैंने पाकिस्तानी लोगों से बात की है, वो इंडियन आर्मी से डरते हैं। वो ये पूछते हैं कि मेरे से पूछा गया है एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप क्या समझते हैं कि इंडियन आर्मी में जो है ये फाइटिंग स्पिरिट कहाँ से आती है? दिस इज बिकॉज ऑफ द मेमोरी दैट दे कैरी ऑफ द जौहर, द साकाज, the innumerable occasions when सिर्फ एक सोल्जर भी अगर रहता है और उसके सामने 100 सोल्जर्स आते हैं, वो हटता नहीं है। वो कहता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। ही हैज डिटैच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम लाइफ, राइट? ही हैज डिटैच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग। जो विश्व के और किसी भी सेना के अंदर जो है इस क्षमता तक, इस हद तक जो है वो नहीं है। यहाँ तक कि इजरायली फोर्सेस ने भी जो है हमारे सोल्जर्स को स्टडी किया है और उन्होंने कहा है कि दिस इज वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन आर्मी मैन। तो दिस एक्चुअली, इसके बारे में हम पढ़ते नहीं हैं या बात नहीं करते हैं, बट दिस इज इन आवर कॉन्शियसनेस और इसको हमको सामने लाना है। मैंने अपनी पुस्तक इनफिडल नेक्स्ट डोर में इसी कॉन्शियसनेस का वर्णन किया है जो कभी खत्म जो है नहीं हुई है और जो है आज वो फिर से राइज कर रही है। मैं इतना ही अमरिंदर भाई के ऐड करने के लिए कहना चाहता था। मैं इसको सही है। आपने बात कर दी जो तीसरी, सॉरी संजय सर। मैं जो इस चेतना का जो एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके पीछे जो हमारी परिकल्पना है एक अनंत समय की और चक्रीय समय की और समय के पाश से निकलने के लिए मोक्ष की जो धारणा है और जो हम सब जानते हैं कि जो वैज्ञानिक रूप से सत्य के निकटतम है, उसका एक मुझे लगता है जो मैंने विश्लेषण किया है उसका एक उसमें बहुत बड़ा पात्र है। लेकिन इसमें एक बात मैं जो ऐड करना चाहूंगा कि जो तीसरा साका की जो सॉरी, आप कुछ कह रहे थे संजय सर? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। संजय सर कह रहे थे कुछ? नहीं, मैं पूरा कर लिया। हाँ, तो ये रेलेवेंट है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इस डिस्कशन में ये बोला जाए कि तीसरे साके की स्मृति जनमानस में जीवित रखने के लिए एक 74.5 का आंकड़ा मेवाड़ में आज भी माना जाता है। जितने भी 40,000 हिंदू जो मारे गए थे उनके जनेऊ का जो भार था वो 74.5 मण था और उनके डोले बनवाकर अकबर अपने साथ आगरा ले गया था। तो मेवाड़ के हिंदुओं ने 74.5 मन का जो आंकड़ा था उसको विस्मरण नहीं होने दिया जनमानस से, और जिस लेटर के ऊपर 74.5 लिखा जाता था उसका अर्थ यह था कि उस लेटर को जिसके नाम पर वो लेटर लिखा गया है वही व्यक्ति खोलेगा। यदि कोई दूसरा व्यक्ति खोलेगा तो उसे 74.5 मण हिंदुओं की हत्या के जो जनेऊ थे उनकी हत्या का पाप लगेगा। ये डिवाइसेस हमारे पुरखों ने निकाले थे उस ट्रॉमा को याद रखने के, ये बताना आवश्यक था। ये तीसरे साके के संदर्भ में था। जी, अगला प्रश्न।
So can you give us an idea, Somnath, when Babur came, did he first defeat Ibrahim Lodi and then he fought Maharana Sangha? Yes, that is a historical fact. Yeah. If so, why? Who had bigger empire? मुझे लगता है कि थोड़ा हम विषय से भटक रहे हैं, समय बहुत हो गया है, इसलिए मैं इसको पास ओवर करूंगा. नेक्स्ट. अलजेब्रा सर, पूरी स्टोरी नहीं बता रहे आप. रंगड़ राजपूत, चौहान रंगड़ राजपूत और राजपूत। त्यागी ब्राह्मण हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं. एटलीस्ट दे डिनाई एनीवन फोर्स देम. So they converted out of the love for slavery? Is that what you're saying? चलिए छोड़ो यार. ओमेन जी, मार्च हो गया मेवाड़ के महाराणा, उनके इस्लाम के प्रति नफरत पुस्तक कब आएगा? पिछले 3 महीने. भाई साहब, पुस्तकें 3 महीने में ही लिखी जाती. नहीं, मैंने कहा था कि 3 महीने में आ जाएगी. वो मेरी भूल हुई. आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया या अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया? अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिया. रिसर्च करनी पड़ रही है. मैं तथ्यों के ऊपर और अभी 1 माह और लगेगा. और 3 महीने में पहला ड्राफ्ट संभव है, लेकिन किताब को प्रकाशित होने में उससे डबल टाइम लगता है. उसके बाद ये एक पहले ड्राफ्ट से लेके और अंतिम प्रकाशन में, पहले ड्राफ्ट में अगर x टाइम है तो आपको 2x और लगेगा, तो x का मतलब 3x. ये भूल मेरी है, ये इनकी नहीं है. ये भूल मेरी है. बप्पा रावल जी की डिटेल स्ट्रेटजी अगेंस्ट इस्लाम पर बेस्ट सोर्स क्या है, बताइए ओमेन जी. मैंने तो अब तक सिवाय और नहीं पढ़ा बापा रावल के बारे में. जो टॉड ने लिखा है, जेम्स टॉड ने, दैट इज द मोस्ट एलैबोरेट. जो मैंने जितनी भी पुस्तकें पढ़ी है बापा रावल के बारे में, उनमें जेम्स टॉड ने जो लिखा है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, लगभग 5 या 6 पन्ने उन्होंने, 7-8 पन्ने बल्कि बापा रावल पर डिवोट किए. तो आई थिंक जेम्स टॉड इज द मोस्ट रिलायबल, द बेस्ट सोर्स. नेक्स्ट. Milisha Ray, till now left liberals are trying their best to keep us away from our true roots. How we can know our true history? यही प्रयत्न हम लोग यही करते रहते हैं. आप जयपुर डायलॉग से जुड़े रहें, हम लोगों से जुड़े रहें, आपको पता चलती रहे कि रेफरेंसेस पता चलते रहे. उसके बाद आप स्वाध्याय कर लें. नेक्स्ट. गो टू चित्तौड़. मैं आपको सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि फॉल्स हिस्ट्री कैन नॉट लास्ट फॉरएवर, मेमोरी टेक्स ओवर. ये जो आप सवाल कर रहे हैं, दैट्स गुड. फॉल्स हिस्ट्री कैन नॉट लास्ट फॉरएवर. A stage will come when the memory will take over always. And इस बात को आप मत भूलिए कि memory is far more powerful than history. History is always try to distort because it is written by the powerful. But memory जो है वो belong करती है to the ordinary people, to you and me and everybody else. So value memory. आज जो ये हम सब ये डिस्कस कर रहे हैं, ये जो बात सामने आ रही है, ये कहाँ से आ रही है? हमारी मेमोरी से आ रही है, राइट? एंड मेमोरी इज अ इंट्रिंसिक फोर्स, इट इज अ मोटिवेशन. हिस्ट्री इज अ एक्सट्रिंसिक फोर्स, इज एन एक्सटर्नल फोर्स. हिस्ट्री नीड्स powerful artificial structures to sustain it. Memory doesn't. Memory is my conscience. Memory is your conscience. If you look inwards, you will find the answers. जो मैंने आपको शुरू में बताया, मेरे पिताजी ने जो मुझे वो कहा, बैठ के यहाँ पे सोचो कि उस वक्त क्या हुआ होगा. He activated my memory, and that is what we need to do with each other. We Hindus have a memory that is deep inside, that is trying to come out. Let it come out fully. यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है. बहुत बढ़िया रजत, बहुत बढ़िया जवाब. धन्यवाद. जी. हेमंत sir, please take an initiative to make animated films on our real heroes like Maharana Pratap, Rana Sangha, etc. अवश्य अवश्य अवश्य. Why not real movies? हाँ, सभी होगा. धीरे धीरे इकोसिस्टम बन रहा है, फिर सभी होगा. हाँ. Shubhadeep Ray, was there any role of Chola dynasty for the spread of Islam in Southeast Asia? Of course. ये तो वेल डॉक्यूमेंटेड है. ये तो हमारे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन भी मानते हैं. स्प्रेड ऑफ इस्लाम, श्याम खंडेलवाल. चोला डायनेस्टी, स्प्रेड ऑफ इस्लाम.
क्या था सवाल, एक बार दोबारा लाइए। पर स्प्रेड ऑफ, सॉरी मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो? स्प्रेड ऑफ इस्लाम, मुझे तो मैं तो अपोलोजाइज, विथड्रॉ माय स्टेटमेंट। मैंने इस्लाम नहीं पढ़ा, मैं उसको चोला डायनेस्टी और साउथ ईस्ट एशिया समझ कर के चोला डायनेस्टी ने साउथ ईस्ट एशिया में तो they had a definite role for spreading सनातन धर्म, not हिंदू इस्लाम। धर्म। नेक्स्ट, आप लोग बुक हिंदी में भी लाएं सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, हिंदी निश्चित रूप से हिंदी में आएगी। थैंक यू ऑल व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहे। और ओमेन जी को धन्यवाद, रजत जी को धन्यवाद, आपने एक जिसको कहते हैं कि इस महत्वपूर्ण पहलू का बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम, हर हर वंदे महादेव। मातरम, हर हर महादेव।